कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करेंगे उन 9 एमएलएस को लेकर अब जिन पर खतरा मंडरा रहा है, सदस्यता उनकी रद्द हो सकती है, इस तरह का चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ये बयान दिया गया है, जिसके बाद भाजपा के ये 9 एमएलएस भी खतरे में आ गए हैं। अभी देखिए, सबसे पहले 6 एमएलएस की सदस्यता रद्द हुई जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। ये कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद ये भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा से ही इन्होंने चुनाव भी लड़ा। फिर उसके बाद अभी 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा जब स्वीकार हुआ तो 3 उपचुनाव फिर से हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। और अब इसी के साथ साथ चर्चाएं इस प्रकार से भी गर्म हो गई हैं कि क्या अब 9 एमएलएस की सदस्यता रद्द होगी तो क्या फिर से यहां पर चुनाव होगा? तो कब तक आखिरकार ये उपचुनावों का सिलसिला ही हिमाचल प्रदेश में जारी रहने वाला है, बारीकी से चर्चा करेंगे। ये 9 एमएलएस कौन है, बिल्कुल बाय नेम हम पूरी जानकारी इनसे संबंधित आपको देने वाले हैं और इन पर खतरा क्यों मंडरा रहा है ये भी अपडेट लेकर आए हैं। इसके अलावा सेब कार्टन सस्ता हुआ है, एक बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली में आज, क्योंकि 2 बड़ी बैठकें हुई हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश के 7 मामलों को लेकर चर्चा हुई है। कौन से बड़े 7 मामले रहे हैं और कितना पैकेज इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार को मिलेगा, ये भी अपडेट देने वाले हैं। चुनाव प्रभारी बदले गए हैं। अभी देखिए, तीनों उपचुनाव क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की ओर से प्रभारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब तीनों में बदलाव हुआ है। अब माफी चाहेंगे, एक में बदलाव हुआ है। आखिरकार किस क्षेत्र में यहां चुनाव प्रभारी को बदलना पड़ा है? लेकिन शुरुआत मौसम से करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। कुछ एक क्षेत्रों में, शिमला में भी सुबह से लेकर मौसम खराब बना हुआ है और अभी 28 जून तक मौसम इसी प्रकार से बना रहेगा। यानी कि अब प्री मानसून की बौछारें क्योंकि शुरू हो गई है, इसके बाद मानसून दस्तक देगा तो हमें धूप का सिलसिला अब काफी कम ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा बूंदाबांदी जारी रहने वाली है। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। एक और जानकारी जो कि हम उन छात्रों से जुड़ी लेकर आए हैं जो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं एमबीबीएस की। दरअसल ये विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एमबीबीएस के छात्र हैं और एनएमएस यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से इन्हें ये कंपलसरी किया जाता है कि एमबीबीएस के लिए 2 वर्ष की इंटर्नशिप इन्हें करनी होगी। अब 1 साल की इंटर्नशिप हो गई है, लेकिन आईजीएमसी में दूसरे साल की इंटर्नशिप करने का मौका इन्हें नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2 महीने से ये दूसरे वर्ष की इंटर्नशिप का वेट कर रहे हैं। दूसरी ओर टांडा मेडिकल कॉलेज में अधिसूचना भी वहां के छात्रों के लिए जारी कर दी गई है। तो आईजीएमसी में इतना ज्यादा समय क्यों बर्बाद हो रहा है? छात्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बार बार इन्हें कह दिया जाता है कि 1 या 2 दिन में इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना भी जारी नहीं हो पाई है। और दूसरे वर्ष की इंटर्नशिप इसलिए भी जल्दी करना ज़रूरी है क्योंकि इन्हें बाकी के नुकसान भी हो रहे हैं, समय भी ज़ाया हो रहा है। जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ही लेट ये एक तरह से नियमित तौर से लग पाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, बाकी की प्रक्रिया उसके बाद ही पूरी होती है। और इंटर्नशिप पीरियड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमबीबीएस के लिए, तभी डिग्री हासिल कर पाएंगे। एक बड़ा आरोप गोलीकांड में डीजीपी अतुल वर्मा पर लगाया गया है और साथ ही साथ भाजपा के एक विधायक पर भी आरोप लगाया गया है बंबर ठाकुर की ओर से। अभी देखिए, कुछ रोज पहले ही गोलीकांड का मामला सामने आया था बिलासपुर कोर्ट के बाहर, जहां कुछ एक व्यक्तियों पर गोलियां चलाई गई पेशी के लिए। हालांकि वो व्यक्ति जा रहे थे और उस में जो मुख्य व्यक्ति था जिस पर गोली चलाई गई, माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले बंबर ठाकुर पर जो हमला हुआ था उसी का मुख्य आरोपी था। लेकिन किसी और मामले को लेकर ये पेशी के लिए कोर्ट में जा रहा था कि उसी बीच कुछ अज्ञात लोगों की ओर से गोलियां चलाई गई। अब इस पूरे मामले की जाँच हुई है और यहाँ पुलिस अधीक्षक की ओर से जानकारी ये दी गई है कि जो बंबर ठाकुर का बड़ा बेटा है पुरंजन ठाकुर, ये इस पूरे गोलीकांड के मास्टरमाइंड थे। लेकिन अब बंबर ठाकुर की ओर से सभी आरोपों को यहां नकार दिया गया है और उनका ये भी कहना है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल की ओर से और डीजीपी की ओर से। पिछली 20 साल की ये खुंदस अब उनसे निकाल रहे हैं, उनके परिवार की छवि खराब हो रही है। पूरा षड्यंत्र भाजपा विधायक और डीजीपी ने रचा है और उनके बेटे को उसमें फंसाने की कोशिश हो रही है। हालांकि दूसरी ओर अगर पुलिस जांच पर हम जाए तो पुलिस अधिकारियों का तो यही कहना है कि मास्टरमाइंड अभी तक इसमें पुरंजन ठाकुर ही माने जा रहे हैं, क्योंकि जो शूट करने वालों में मुख्य आरोपी था यानी जो मुख्य शूटर था वो सनी गिल था और उसने पुरंजन ठाकुर का नाम ही अपने मुंह से उगला है पुलिस की जांच में। अब पुलिस ने कई टीमें गठित कर ली है।
इसके बाद तलाश जारी है पुरंजन ठाकुर की और उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि क्या कुछ अब आने वाले दिनों में इस मामले में होता है हमें देखना होगा, क्योंकि बंबर ठाकुर की ओर से यह आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है, डीजीपी पर लगाया जा रहा है कि उन्हें महज फंसाया जा रहा है, ये षड्यंत्र रचा गया है, उनके परिवार के साथ ये खुंदस निकाली जा रही है। इसी के चलते आज इन्होंने एक रोष रैली भी निकाली थी, इसमें काफी भावुक भी ये हो गए थे। और आने वाले दिनों में अगर बंबर ठाकुर की मौत होती है तो उसके लिए भी डीजीपी और भाजपा विधायक ही जिम्मेदार रहने वाले हैं, त्रिलोक जम्वाल। ये भी बड़ा आरोप इनकी ओर से लगाया गया है। एक और आक्रोश रैली निकाली गई थी बंबर ठाकुर की ओर से और दूसरी ओर भाजपाइयों ने भी रैली निकाली थी, जिसमें इनकी ओर से सवाल किए गए हैं हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति को, कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, सरेआम गोलियां चलाई जा रही है, इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है। क्योंकि बंबर ठाकुर की ओर से एक आरोप ये भी लगाया गया है त्रिलोक जम्वाल पर कि वो नशा माफियों का संरक्षण करना चाहते हैं, उनके रास्ते में कोई रोड़ा ना बने, इसीलिए बंबर ठाकुर को घेरने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि बंबर ठाकुर ने हमेशा उनकी ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखा है और उस पर सवाल भी उठाए हैं। तो अब देखिए भाजपा का क्या कहना है। भाजपा ने भी क्योंकि प्रदर्शन किया और इसमें सांसद अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। इन्होंने मिलकर ये मांग उठाई है कि जो भी इसमें मुख्य आरोपी है, गोलीकांड का जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है पुरंजन ठाकुर, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। खुलेआम गोलीबारी हो रही है, ये हिमाचल वासियों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आखिरकार किसका संरक्षण ऐसे गुंडों को मिल रहा है जो सरेआम वो गोली चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी क्या होता है देखेंगे। पुलिस की ओर से टीम गठित कर दी गई है और पुरंजन ठाकुर को तलाश भी किया जा रहा है। फिलहाल अपडेट अभी तक यहीं पहुंची है। देखिए प्रतिभा सिंह की ओर से एक बड़ा तंज भाजपाइयों पर कसा गया है, जिसमें उनका कहना है कि अभी तक जो भी षड्यंत्र रचा गया था उसमें भाजपा नाकामयाब रही है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई और इसका जवाब फिर जनता ही भाजपा को देने वाली है। तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि ओपीएस भी बहाल कर दी गई है और ओपीएस के साथ साथ महिलाओं को 1500 की राशि भी दी गई है। अब यही वर्ग कांग्रेस सरकार को फिर जिताएंगे, यही वर्ग 3 उपचुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का परचम लहराने वाले हैं। हालांकि ये कितना इस बार संभव हो पाता है बिल्कुल देखेंगे। इससे पहले जब 6 हलकों में उपचुनाव हुए तो 4 में तो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, अब 3 में होने जा रहे हैं और कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही है। जो बड़े कार्य कांग्रेस सरकार ने किए हैं उन्हीं उपलब्धियों को बार बार कांग्रेस की ओर से गिनवाया जा रहा है। अब देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने तो डैमेज कंट्रोल कर लिया है देहरा में, क्योंकि डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से बगावत की गई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ये भी उन्होंने कहा और कुछ उन्हें होता है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री अन्य मंत्री होंगे। लेकिन डैमेज कंट्रोल एक तरह से मुख्यमंत्री ने कर लिया है। पिछले कल जब नामांकन भरना था कमलेश ठाकुर का तो उस वक्त डॉक्टर राजेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद नजर आए और तो और मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजेश शर्मा ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के और जो कमलेश ठाकुर है वो उनके लिए भाभी जैसी हैं, माँ जैसी है भाभी, क्योंकि माँ समान होती है। तो इसीलिए वो दिल से चाहते हैं कि कमलेश ठाकुर ही देहरा से जीत हासिल करे, जिसके बाद जो नुकसान कांग्रेस को हो रहा था एक तरह से खत्म हो गया है। डैमेज कंट्रोल कर लिया मुख्यमंत्री ने, सारे गिले शिकवे डॉक्टर राजेश शर्मा के दूर कर दिए हैं उनसे बातचीत करके। लेकिन भाजपा के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ गई हैं। होशियार सिंह की ओर से जब नामांकन भरा जा रहा था तो पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला उनके साथ मौजूद नहीं थे, रविंदर रवि भी उसमें शामिल नहीं हुए। यहां से बगावती सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं और बात सिर्फ देहरा की नहीं है। देखिए नालागढ़ में भी हरप्रीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी है। तो ऐसे में अब भाजपा क्या करती है, कैसे बागियों को मनाती है। देखिए भाजपा को किसी और वजह से नुकसान हो ना हो, लेकिन हर चुनाव में बगावती सुर इनके जरूर उठ जाते हैं। मनाने में पिछली बार भी ये कामयाब नहीं रहे थे, इस बार रहते हैं या नहीं देखना होगा। बड़ा एग्जाम्पल क्योंकि लाहौल स्पीति का उस वक्त रहा था, अनुराधा राणा जीत गई। कारण ये था कि डॉक्टर रामलाल मार्कंडे की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था, इस वजह से रवि ठाकुर वहां पर हार गए जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे। भाजपा की वोट्स अगर यहां भी डिवाइड हो जाएंगी, नालागढ़ में भी और देहरा में भी, तो काफी मुश्किल फिर भाजपा के लिए होने वाली है। जो सपना भाजपा देख रही है मिशन लोटस का, वो कैसे सफल हो पाएगा अगर बगावती सुर ही यहाँ पर नहीं थमते हैं। तो निर्दलीय चुनाव की ताल क्योंकि हरप्रीत सिंह ने ठोक दी है, जिसके बाद समीकरण पूरी तरह से उन्होंने उलझा दिए हैं। ये भाजयुमो के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं और नामांकन दाखिल करने का क्योंकि अंतिम दिन था, इसी बीच देखिए कितने नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। देहरा में 7, हमीरपुर में 4, नालागढ़ में 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी हुंकार भर दी है।
देखिए, आशीष शर्मा को फिर आज बुलाया गया था पेशी के लिए। पूर्व निर्दलीय विधायक हैं और अभी हमीरपुर से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं उपचुनाव लड़ने के लिए। आज फिर पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया। खरीद फरोख्त मामले में तकरीबन 40 सवाल पूछे गए और किसी भी सवाल का जवाब ये ढंग से नहीं दे पाए हैं। पुलिस की ओर से जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ इनका मोबाइल फोन जब जांच के लिए मांगा गया तो उसे देने में भी इन्होंने सहमति नहीं जताई। फार्मा कंपनी और हेलीकॉप्टर पर भी इनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। जो कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है बालूगंज थाना में, उसमें क्योंकि ये आरोप थे कि जो भी 9 विधायकों के रहने का खर्चा था उस वक्त जब क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद जो इनके रहने का, सहने का या फिर खाने पीने का खर्चा था वो कुछ एक नेताओं की ओर से उठाया गया है और आशीष शर्मा ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है। तो इसी पर जब इनसे कुछ एक सवाल पूछे गए, उनका जवाब ये सही ढंग से नहीं दे पाए हैं। और मीडिया में बात करते हुए आशीष शर्मा ने ये कहा कि ये पीरियड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो खुद उपचुनाव लड़ रहे हैं, बार बार इस तरह से पेशियों के लिए नहीं आ सकते हैं, इतना समय अभी उनके पास नहीं है। इसलिए पुलिस से भी उन्होंने अपील की है कि जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते उन्हें ना बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें भी प्रचार प्रसार करना है अपने विधानसभा क्षेत्र में। और मुख्यमंत्री सुक्खू पर बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि माइनिंग पॉलिसी ही पूरी तरह से बदल दी गई है और वो इसलिए हुआ क्योंकि ये सीएम सुक्खू ने अपने भाई के लिए किया है। सबसे बड़े खनन माफिया उनके भाई हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। उनके लिए पूरी माइनिंग पॉलिसी आखिरकार क्यों बदल दी गई है, इस पर भी उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ था और इसी विवाद के बीच एक और अपडेट सामने आई है क्योंकि सख्त कानून अब केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार रात को ही लागू कर दिया गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी उस व्यक्ति को जो पेपर बेचेगा और खरीदेगा। ये बहुत ज़रूरी हो गया था। नीट में पेपर लीक हुआ, उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पेपर लीक होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जांच अभी चल रही है, सीबीआई को जांच दे दी गई है। आखिरकार वजह क्या है जो बार बार इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं? तो बड़ा सवाल यहाँ पर युवाओं की ओर से उठाया जा रहा था और इसमें जानकारी ये आई है कि अब सख्त कानून लागू कर दिया गया है। 10 साल की कारावास की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। एक और गिरफ्तारी देखिए इसमें हुई है। ये झारखंड के देवघर से सॉल्वर गैंग के सदस्य पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 5 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपियों को 5 आरोपी और हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ये सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं और ये देवघर में किराए के मकान में छुपकर रह रहे थे और इनका पेशा ही ये हो गया था कि किसी तरह से पेपर पता किया जाए, फिर आगे बेचा जाए और करोड़ों इसके एवज में ये कमाने की सोच रहे थे। लेकिन उससे पहले इनका भांडाफोड़ हो गया है और अब बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ सख्त कानून भी लागू कर दिया गया है पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार